सभी सुनने वालों को, हमारी सभी सखियों को, सखाओं को, श्रोताओं को चंचल वर्मा का नमस्कार। और मेरे सामने है संगीता जी, आपको भी मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और हमारे श्रोताओं को भी, चंचल आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और हमारी सुनने वाली जितनी सखियां हैं उनको भी नमस्कार। और आज बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय के साथ हम आए हैं। देखिए ना, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है और ऐसे में सुबह सुबह उठ के नींद से जगा के जब कोई हमें बोलता है ना कोई काम करने के लिए, तो लगता है कि यार ये बिल्कुल दुश्मन है हमारा। नहीं, हम लोग भी तो नींद से जगा देते हैं। हाँ, तो चलिए इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हाँ। कि सर्दियों की जो नींद है ना, बड़ी प्यारी लगती है। सुबह सुबह उठा नहीं जाता, वैसे तो नींद सभी को प्यारी लगती है, लेकिन सर्दियों के समय जब हम गर्म बिस्तर में होते हैं और बाहर बहुत तेज ठंड क्योंकि पड़ रही है, तो लगता है कि बस यहीं रजाई में या कंबल में हम दुब के पड़े रहें। कहीं गलती से थोड़ा सा पैर भी बाहर ना निकल पाए। तो और आज हम बात करेंगे, विरासत स्थल भी है आज चंचल जी। तो पन्हाला किला कोल्हापुर की बात करेंगे। और आज हम सुवर्ण दुर्ग किला की बात करेंगे जो रत्नागिरी में है। और पिकनिक का मौसम होता है। वैसे तो बरसात का मौसम खास तौर पे पिकनिक का मौसम माना जाता है, लेकिन सर्दियों में बहुत सारी जब छुट्टियां आती है ना, क्योंकि मौसम बड़ा सुहावना होता है, तो सर्दियों को भी हम पिकनिक का मौसम कह सकते हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे। और हमारे जो श्रोता सर्दियों में खास तौर पर किसी जगह पर विशेष तौर पर जाना पसंद करते हैं, अपने जो उनके प्रिय स्थल हैं उनका नाम बता सकते हैं, या कुछ खास उनका अनुभव रहा हो सर्दियों में जब वो कहीं घूमने गए हैं या किसी 1-2 दिन की छुट्टियों में पिकनिक पर गए हैं, तो उसका अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। और एक विषय जिस पर हम बात करेंगे है जिन खोजा तिन पाइयां, यानी कि अगर आप बहुत कहते हैं कि डेस्परेट होकर किसी चीज को चाहते हैं, बहुत गहरी इच्छा है, तीव्र इच्छा है आपको किसी चीज को पाने की, तो आपको उसके लिए किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जब एक नाविक को मोती अगर चुनने जाना है तो बहुत गहरे पानी में उसको उतरना पड़ता है, और उस वक्त अगर वो अपनी खोज में कामयाब होता है तो मोती लेकर ही वापस लौटता है। तो चलिए हम मोती भी ढूंढेंगे। एक गीत सुन लेते हैं पहले जी। सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। झनकी पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने।
जैसे धनक खिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। लपके जलती हुई राहें, जी को दहलाए बेचैन तूफान की आहें। तारों में सज के अपने सूरज से। और कुछ ऐसा ही होता है ना जब नींद आती है चंचल। हाँ, ठंड की नींद, सर्दियों की नींद, जब हम सोते हैं तो फिर ऐसा लगता है बस सब कुछ सजा सजा ऐसा है और खूबसूरत सी नींद है, बस सोने दो और अच्छे अच्छे सपने देखने दो। बिल्कुल, सर्दियों में आलस भी सुबह के वक्त थोड़ा ज्यादा आता है क्योंकि सुबह के वक्त कोहरा भी बहुत तेज पड़ रहा होता है और दिन में तो क्या है थोड़ा सा धूप मिलने से सुस्ती लगता है कि थोड़ी गायब हो भी जाएगी, लेकिन अल सुबह अगर हम देखें तो बहुत अलसाया सा शरीर होता है। उस वक्त अगर कोई आके जगा दे, खासतौर पे वो दिन जब मुझे भी याद आते हैं जब स्कूल के लिए जाना होता था, मम्मी सुबह सुबह उठाती थी और उठकर नहाना तो सबसे ज्यादा आफत वाली काम लगता था। देखिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों की नींद तो सर्दियों में आती है बहुत अच्छी, लेकिन जब नींद टूटती है तो आलस होता है, बहुत ज्यादा होता है। खासकर हम नींद में हैं तो सुबह उसके बाहर निकल कर काम करने का मन नहीं करता, एकदम ऐसे आलस सा लगता है कि बस घड़ी की सुइयों को पीछे कर दें और सोते ही रह जाएं। और ये जो विषय है हल्की फुल्की बातों के लिए बहुत अनुकूल, और जो सर्दियों की नींद है तो ये तो सबको बहुत प्यारी होती है। जैसे आपने कहा ना, हमारे श्रोता ने लिखा है कि भाई जो घड़ी की सुइयां हैं, तो मुझे याद आता है कई बार हम सुबह जब उठा नहीं जाता उसके लिए अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन अलार्म बजने के बाद भी क्योंकि शरीर में आलस इतना है या ठंड की वजह से रजाई और कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं, तो बस अलार्म हम बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं। लगता है कि बस 5 मिनट की तो बात है, अभी उठ जाते हैं और वो 5 मिनट कब आधा घंटे या 1 घंटे में तब्दील हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। फिर पता लगता है अब तो देर हो गई। एक और श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की नींद बहुत मीठी होती है। सुबह 1 मिनट सोने का सोच कर सोते हैं और जब आंख खुलती है तो 1 घंटा हो चुका होता है, रजाई से बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं होती। यानी कि अगर नींद टूट गई है तो बेहतर है कि उठ जाएं। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सुबह कोहरा है तभी उठ जाएं, बल्कि ये है कि नींद टूट गई है तो फिर उठना ही बेहतर होता है। नहीं तो फिर सोचे कि भाई सोना है तो फिर वो नींद फिर लंबी हो जाती है। संगीता जी, हालांकि सर्दियों की रातें हैं वो बड़ी होती हैं, यानी कि लंबी होती हैं, फिर भी लगता है कि इतनी लंबी रात होने के बाद भी हमारी जो नींद है वो पूरी नहीं हुई है।
बिल्कुल, क्योंकि देखिए दिन जो होता है वो छोटा होता है, हाँ। काम काज में कट जाता है, लेकिन जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं। तो सोचने वाली बात ये भी है कि अगर रातें लंबी होती हैं तो फिर नींद क्यों नहीं पूरी होती। लेकिन अब डिपेंड करता है, यानी निर्भर करता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो उस वक्त ठंड जो होती है वो कहते हैं ना कि रात में बिल्कुल अपने शबाब पर होती है। हाँ। तो जब सोना है तो थोड़ा सा कमरे को गर्म कर ले, यानी कि हीटर की व्यवस्था अच्छी, क्योंकि आजकल देखिए बहुत सर्दी हो रही है और ठंड में अगर हम सिकुड़ते सिकुड़ते सो जाते हैं तो फिर ये होता है कि नींद जो है बीच में टूटती रहती है, फिर आती रहती है, ठंड लगती है। तो थोड़ा सा कमरे में आग व्यवस्था की उसकी व्यवस्था करें तो बहुत अच्छा है, ठंड भी नहीं लगेगी। दिन भर जो हम लोग कामकाज करते हैं तो उससे भी राहत मिल जाएगी। और चूंकि कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है और उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं आपको ये देखना है कि बंद भी कर दें, क्योंकि वो कोयला है या बोरसी है या लकड़ी के कोयले, ये सब जला करके बिल्कुल जलता हुआ छोड़ देना और सोना ये भी नहीं ठीक होता। हाँ। तो हल्का सा गर्म हो जाए। ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, हमने देखा है कि जब कमरे में, क्योंकि जब ठंड बहुत आ रही है तो कोई भी रोशनदान या हम खुला रखते हैं तो हमें लगता है कि वहां से ठंडी हवाएं भी आ रही हैं और हम हर जगह से कमरे को बंद करते हैं जहां से हवा निकलने के लिए और बाहर की अच्छी हवा आने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। ऐसे में अगर आपने धुएं वाली कोई चीज जला रखी है, आपने सिगड़ी अगर जला रखी है, तो उस धुएं में ही कई बार ऐसा होता है कि सफोकेशन या दम घुटने से कई बार लोगों की मृत्यु होने के हादसे भी सामने आए हैं। तो जरूर सर्दी से बचने के लिए आप कमरे को गर्म करने का कोई इंतजाम जरूर कीजिए, लेकिन कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए जब ये जो चीजें होती है ये बुझने लगती हैं तो इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो दम घोटू होती है बिल्कुल। तो गर्म कमरा रहेगा, नींद बहुत अच्छी आएगी और नींद पूरी भी हो जाएगी। तो सुबह फिर उठकर फुर्ती से काम करने जाने की भी जरूरत होती है। लेकिन बस यही है ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा इन चीजों को कमरे के अंदर न रखें और सोने से पहले सिगड़ी वगैरह है या जो बोरसी वगैरह है या हीटर है तो बंद कर दें। और ये चीजें हैं जिनमें लकड़ी या लकड़ी के कोयले आपने डाले हुए हैं तो उनको वो बाहर निकाल दें कमरे से। रोशनदान को भी थोड़ा खुला छोड़ें। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखने के लिए जब हम श्रोताओं की तरफ ध्यान खींचे थे तो मेरा ध्यान इस वक्त चला गया घड़ी पर जो इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और नींद को लेते हुए बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर हम तक भेजी हैं, लेकिन फिलहाल पहले गीत सुन लेते हैं। प्यारे दिल के इशारे प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, हाँ आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे प्यासे हैं अरमां, आ मेरे प्यारे आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, हाँ आना ही होगा। दिल तुझे याद करे, हाय फरियाद करे, दिल तुझे याद करे, हाय फरियाद करे,
पुकारे, दिल ये पुकारे, प्यासे हैं अरमान आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरमान आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू। हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू। हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू। हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू। बात ये मान ले तू। हम हैं बेचारे दुनिया के मारे, प्यासे हैं अरमान आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरमान आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा। भाई गीत के बाद हम भी आ गए हैं संगीता जी, और बहुत सारे कमेंट हमारे श्रोताओं ने लिखकर जो भेजे हैं उन्हें भी हम लेकर आए हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट है कि सर्दियों की नींद बहुत ही मीठी होती है। सुबह 1 मिनट सोने का सोचकर वापस सो जाते हैं, लेकिन आँख जब खुलती है तो 1 घंटा हो चुका होता है। रजाई में से बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं होती है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सर्दियों में ज्यादा नींद आना बड़ी सामान्य सी बात है, क्योंकि लंबी रातें मेलाटोनिन यानी कि नींद का जो हार्मोन है वो बढ़ाती हैं, और प्राकृतिक रोशनी कम होती है, जिससे शरीर को ज्यादा आराम की जरूरत महसूस होती है। अच्छी नींद के लिए धूप लेना, नियमित दिनचर्या बनाना, हल्का भोजन करना, व्यायाम करना जरूरी है। हालांकि मनुष्य जानवरों की तरह शीत निद्रा नहीं करते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आजकल तो रजाई में बहुत ही ठंड जो है वो है, तो हमारे फ्लैट में धूप बिल्कुल नहीं आती है। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि देखिए ठंड का मौसम है तो धूप आनी भी ज़रूरी है, धूप में बैठना भी ज़रूरी है। तो ये आगे लिखते हैं कि धूप बिल्कुल नहीं आती, नीचे उतरकर लॉन में धूप का सेवन करने जाते हैं, और आलस के मारे काम खत्म होने के बाद रजाई में ही रहना पसंद करता हूँ। पर कई बार किसी के आने पर जो है उठना पड़ता है, बहुत मन मार कर उठना पड़ता है। इस समय भी मैं रजाई में ही हूँ, कमेंट करने के लिए हाथ निकालना पड़ रहा है, बहुत ठंड हो रही है। तो ऐसा मौसम है, खैर अभी तो ऐसा चल ही रहा है, लेकिन बस जरूरत है तो। और संगीता जी, क्योंकि हम मुंबई में हैं, यहाँ एक जैसा मौसम रहता है, तो हमें शायद इस बात का इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जो पर्वतीय प्रदेशों में है उनकी तो हालत बहुत ज्यादा इस समय ठंड से खराब हो रही होगी, क्योंकि वहां ठंड और भी ज्यादा अपने शबाब पर है। और हमारे एक श्रोता का कमेंट है कि नींद तो भाई नींद है सखी, चाहे वो सर्दी की हो या गर्मी की हो। सर्दी में ठंड के कारण आलस बहुत आता है, और गर्मियों में गर्मी जो है वो बहुत बोझ लगने लगती है। और एक और अन्य श्रोता का कमेंट है कि सर्दियों की नींद, बिछावन पर कंबल, रजाई में घुसने का डर लगता है, क्योंकि सारी बिछावन भी ठंडी हुई रहती है उस वक्त। बचपन में हम उन्हीं बिछावन का उपयोग करते थे जिसमें पहले से कोई सोया हुआ होता था। बहन भाइयों में आपस में बंटवारा होता था कि आज पहले तुम सोने जाओ, तुम्हारी बारी है। तब
सब घरों में चूल्हा कोयले का जला करता था। रात में तेल लगाकर हाथ पैरों पर हम सो जाया करते थे, हाथ पैर सेक कर, और सूती मोजे पहनकर हम बिस्तर पर जाया करते थे। हालात तो आज भी वही हैं, लेकिन कोयले वाले चूल्हे अभी नहीं हैं। कभी कभी हीटर या ब्लोअर जलाना पड़ता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ब्लोअर तो खैर बहुत ही ये है, और हीटर है तो समय पर आप जला लें और उसके बाद फिर उसको बंद कर दें। एक और श्रोता लिखते हैं कि गांव में रहते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। अब देखिए बात यह है कि गांव का जो होता है दिनचर्या, गांव की जो होती है वो बड़ी ही टाइट होती है। तो गाय भैंस को संभालने के बाद हम 8 बजे तक खाना निपटा लेते हैं और फिर खेत पर जाना होता है। और बात हो रही है नींद की, तो सुबह की नींद बहुत अच्छी लगती है, पर रोज दिनचर्या के साथ काम करने के लिए जल्दी या आप फिर जल्दी करें या फिर 5 बजे उठना रहता है, और सुबह सुबह की जो नींद होती है बहुत अच्छी होती है। तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठंड में हाथ पैर और कान को सही गर्म कपड़ों से ढका रखना चाहिए, रखते हैं। और गांव में बहुत ज्यादा ठंड रहती है और नंगे पैर घूमने से आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। लेकिन ये बात है कि ठंड में तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठंड में जब बाहर निकलें तो पैरों को, हाथ को अच्छी तरह से ढक कर निकलें। और गर्मी में हाँ ये फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, ये जो ओस रहती है उस समय घास पर, तो नरम घास पर जब हम चलते हैं वो ओस भी हमारे पैरों को छूती है। गर्मी की बात, हाँ, ठंड तो उन दिनों तो अच्छा है, लेकिन इन दिनों ये करना थोड़ा सा आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ठंड लग जाएगी। और हमारे एक अन्य श्रोता का कमेंट है कि सर्दियों में क्या हमें देर तक सोने की आदत तो कभी भी नहीं रही। जब हम स्टूडेंट थे तब मम्मी सुबह ही जगा दिया करती थी, और तब से लेकर अब तक वो आदत हो गई है। खुद भी देर तक बेड पर नहीं रह पाते, चाहे कितनी भी ठंड हो। हम लोग जल्दी उठकर सारा काम खत्म करने की आदत सी हमें तो हो गई है। और चलिए अब एक गीत सुन ले। और वैसे भी अगर समय पर काम ना खत्म किया गया तो फिर दिन भी बड़ा छोटा होता है। तेरी तलाश मुझको लाई कहाँ कहाँ से, सुन ले मेरा फसाना अब तो मेरी जुबान से। मैंने वहीं वहीं पर सजदे किए हैं तुझको, जुल्फों को तू उड़ाती गुजरी जहां जहां से। ईरान हमने देखा, देखा है चीन हमने, लेकिन कहीं न देखा तुझसा हसीन हमने। कोई भी जब न पाया तेरे मुकाबले का, आवाज तुझको दी है ओ नाज़नीन हमने। ओ यार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले, जुल्फों ने मुझको मारा, खमदार जुल्फों वाले, खमदार जुल्फों वाले। ज़ुबाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम। ज़ुबाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम। ज़ुबाने यार मंसूर की। बेवफा हसीना हाथों में हाथ ले ले, काम आएगा ये तेरे दीवाना साथ ले ले। दीवाना कोई मुझसा तुझको नहीं मिलेगा, चाहे तो एक नजर में कुल कायनात ले ले। ओ यार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले, जुल्फों ने मुझको मारा, खमदार जुल्फों वाले, खमदार जुल्फों वाले। ज़बाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी
पल खाना बांकपन से जुल्फों का ये मचलना, मैं तो हर एक अदा को आंखों से चूम लूंगा। दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया से बच के चलना। ओ यार जुल्फों वाले, दिलदार जुल्फों वाले, जुल्फों ने मुझको मारा। खमदार जुल्फों वाले, खमदार जुल्फों वाले। ज़ुबाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम। ज़ुबाने यार मंसूर की, वो मंसूर की नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम, नमी दानम। ज़ुबाने यार मंसूर की। गाना पूरा होते होते जो हमारा समय है वो हो चला है एक अंतराल के लिए। अंतराल के बाद आपके सामने हम फिर हाजिर होते हैं। विविध भारती परिसर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और अब हम चलते हैं घूमने के लिए सुवर्ण दुर्ग किला जो कि है रत्नागिरी महाराष्ट्र में। और भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 2024-25 चक्र के लिए विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय में आधिकारिक नामांकन किया गया है और जिससे ये मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 44वीं संपत्ति संगीता जी बन गई है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य 12 किलों का एक रणनीतिक नेटवर्क है जिसे 17वीं से लेकर 19वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों ने विकसित किया, जो कि पहाड़ी, तटीय और द्वीपीय किलों के साथ साथ भूभाग और अनुकूलन, सैन्य शक्ति, व्यापार और क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए एकीकृत राष्ट्र रक्षा प्रणाली बनाते थे। और ये जो 12 किले हैं इनमें 11 किले तो महाराष्ट्र में हैं और एक तमिलनाडु में है। 12 किलों का जो समूह है महाराष्ट्र के वो हैं सालेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। और जो तमिलनाडु में वो है जिंजी फोर्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं सुवर्णदुर्ग किला के बारे में। महाराष्ट्र में वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्राचीन किले हैं और ऐसे भी किले हैं जिन्हें बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो ऐसा ही ये एक किला है सुवर्णदुर्ग, जिसकी पहचान बहुत अलग बताई जाती है। सुवर्णदुर्ग के साथ हम रत्नागिरी में 2 अन्य किले भी देख सकते हैं जिनका नाम सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग है।
स्वर्णदुर्ग किला महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। इस किले का निर्माण इतने महत्वपूर्ण उद्देश्य से किया गया था कि ये उद्देश्य दुश्मनों से निश्चित रूप से सुरक्षित था। यानी कि स्वर्णदुर्ग किले का निर्माण समुद्र से आने वाले किसी भी दुश्मन या समुद्र की ओर से होने वाले हमले से बचने के लिए किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो इसकी व्यवस्था होगी वो कितनी ही पुख्ता होगी। बिल्कुल, और यही जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर हम तक पहुंचाई है। ये जो किला है स्वर्णदुर्ग किला बहुत ही मजबूत बनाया गया है। इसकी जो दीवारें हैं वो ठोस चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। जो परकोटे की दीवारें हैं वो बहुत ऊंची और विशाल चौकोर पत्थरों का प्रयोग करके खड़ी की गई हैं और दीवारों के निर्माण में किसी भी तरह के गारे का प्रयोग नहीं किया गया। ये बड़ी खास बात है। और इस किले की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 1400 फीट की है। साथ ही स्वर्णदुर्ग किले का इतिहास वो भी बहुत रोचक और अलग है। स्वर्णदुर्ग किले का प्रकार है जल किला और इस किले का क्षेत्रफल जो है वो करीब 4.5 से 5 एकड़ इतना करीब करीब बताया जाता है। और इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। इस किले का निर्माण आदिल शाह ने करवाया था। फिर इसके बाद 1660 में मराठा साम्राज्य के संस्थापक जिन्हें माना जाता है यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने इस किले को जीता और स्वराज में शामिल कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद स्वर्णदुर्ग किला राजा राम राजे को सौंप दिया गया और स्वर्णदुर्ग किले का रखरखाव या संचालन कान्होजी के हाथों में था। और 1755 में यह किला पेशवाओं को सौंप दिया गया था। ये प्रमुख 9 सैनिक अड्डे में से भी एक था। 1818 में स्वर्णदुर्ग किला अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो ये किला वापस भारत सरकार के पास आ गया था। स्वर्णदुर्ग किले में देखने लायक जो जगहें हैं वो चोर दरवाजा है। महाराष्ट्र में जितने किले हैं उसमें ज्यादातर हम कहीं ना कहीं एक गुप्त द्वार जरूर देखते हैं। और इस तरह की अगर बात देखा जाए तो किलों में बड़ी आम होती है। और यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं वो पश्चिम दिशा में एक ऐसा ही गुप्त दरवाजा देख सकते हैं। जब हम समुद्र के रास्ते इस किले में आते हैं तो सबसे पहले पूर्व में हमें एक विशाल द्वार दिखाई देता है और उसके बाद ये भी कहा जाता है बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे बनवाया था। इसकी दहलीज पर एक कछुए की नक्काशी है और बगल की दीवार पर मारुति यानी हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। समुद्र द्वार की दीवार पर बाघ, चील और हाथी की नक्काशीदार आकृतियां भी हैं। संगीता जी, यही सारी बात हमारे श्रोताओं ने भी हमें कमेंट्स के जरिए लिखकर भेजी हैं। और आप जब बात कर रही हैं ना कि बहुत विशाल दरवाजे हैं, तो इस विशाल द्वार से स्वर्णदुर्ग किले में जब हम प्रवेश कर लेते हैं तो कुछ दूर आगे जब बढ़ते हैं तो एक कुआं भी हमें दिखाई देता है। और अमूमन क्योंकि कुएं का पानी बहुत मीठा होता है तो पीने के पानी के लिए उस समय ये कुएं बनवाए जाते थे। किले में प्रवेश करने के बाद मुख्य द्वार के साथ ही वहां तोप भी हमें दिखाई देती है। और इतिहासकार बताते हैं इस बारे में कि ये जो तोप हैं ये जब प्रयोग की जाती तो कई दुश्मनों को ऐसी तोपों के जरिए भगा दिया जाता था, उनको डराया भी जाता था और कई बार युद्ध में भी ये काम आती थी। और किले में जब कोई दुश्मन प्रवेश करता था तो उसे रोकने के लिए भी ये तोपों को काम लिया जाता था। और इस किले में बहुत सारे बुर्ज हैं, अंदर कई इमारतें हैं, पानी की टंकियां हैं, गोला बारूद रखने का स्थान भी वहां पर हुआ करता था। लेकिन बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो कहीं कहीं क्षत विक्षत अभी हो चुके हैं। यानी कि उनका रख रखाव जो है वो बहुत जरूरी है। और खास करके जो लोग भी घूमने जाते हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जो प्राचीन इमारतें होती हैं या किले होते हैं वहां जब लोग घूमने जाते हैं तो अपने नाम वगैरह या कुछ खोद कर लिख देते हैं। ऐसा तो धीरे धीरे से इसे समझना बहुत जरूरी है। स्वर्णदुर्ग किला जल किला है, इसलिए इस किले तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग को ही लेना होगा और किले तक जाने के लिए महत्वपूर्ण साधन नाव है और पर्यटकों को शुल्क का भुगतान करना होता है। और यहाँ जाने का सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का समय होता है। इसके बाद ये बंद हो जाता है। जिन नावों से हम किले तक पहुंचते हैं उन नाविकों का समय भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही रहता है। और स्वर्णदुर्ग किले की यात्रा का सबसे समय कौन सा अच्छा हो सकता है, इस पर अगर हम बात करें तो क्योंकि ये समुद्र के अंदर बना हुआ है तो गर्मी के मौसम में पानी वाली जगह पर जाने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में भी इस किले में आप घूम सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, इसमें भी बड़ा मजा आता है। लेकिन मानसून के दौरान अगर आप योजना बनाते हैं जाने की तो सिर्फ हम ये सुझाव दे रहे हैं क्योंकि समुद्र का जो स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसे मौसम में जाते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। बाकी सर्दी गर्मियों में आप जरूर जाएं इसको घूमने के लिए। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि सर्दियों में पिकनिक का भी मौसम होता है तो बात को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक गीत सुनते हैं।
उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है। साथ हम जो चले मिट गए फासले। आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला। आ गए पास हम, आ गए पास हम। तो भाई ये मौसम है पिकनिक का, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी सुवर्ण दुर्ग किले की। तो ऐसे मौसम में भी बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट है कि पिकनिक का मौसम सर्दियां शुरू होते ही बस लगता है कि पिकनिक में अब मजा ही आ जाएगा, और ये एक बहुत मजेदार जीवन का अनुभव होता है। साल में एक बार परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, बच्चे स्कूल में भी कॉलेज में भी कई बार पिकनिक पर इसी मौसम में घूमने जाते हैं। और पिकनिक पर जाने से पहले थोड़ी सी सावधानियां रखनी चाहिए। पूरे तरीके से तैयार होकर एक बार हम जो गर्म कपड़े पहनकर जाएं, उसके बाद हम पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। सेल्फी लेने के लिए बहुत ज़्यादा हम कई बार उतावले होते हैं ऐसी जगह पर, तो किसी ऐसी जगह पर जब हम सेल्फी लेते हैं तो वो सेफ नहीं होता, इसलिए सेल्फी लेते समय इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। अगर आप सेल्फी ले रहे हैं और किसी पहाड़ वाले स्थान पर हैं तो वहां थोड़ा सा सचेत रहें। एक और श्रोता ने लिखा है कि पिकनिक का मौसम आमतौर पर सर्दियों यानी दिसंबर की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा होता है और ये मौसम बहुत सुहावना होता है, धूप खिली रहती है। ये मौसम आपके आसपास के मौसम पर भी निर्भर करता है, लेकिन भारत में आमतौर पर सर्दियों की शुरुआत से लेकर बसंत के आने तक होता है, जब हवा सुहावनी हो, धूप आरामदायक होती है। और इसके लिए मौसम की सटीक जानकारी और कुछ अतिरिक्त तैयारी हमेशा फायदेमंद होती है। जी, और आगे लिख रहे हैं कि जनवरी की हल्की धूप, ताज़ी हवा पिकनिक के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कड़ाके की ठंड धीरे धीरे जब कम होने लगती है, उन दिनों भी पार्क और बगीचों में समय बिताना आनंददायक लगता है। और पिकनिक सीजन
के लिए केवल मनोरंजन या एक साधन है ये चीज, बल्कि ना सिर्फ ये मनोरंजन का साधन है, बल्कि भागदौड़ की जिंदगी से दूर अपनों के साथ जुड़ने का भी एक बेहतरीन मौका होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका और हमारे तमाम श्रोताओं का जो इस वक्त हमें लिख रहे हैं और बता रहे हैं, अपनी यादें साझा कर रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि अभी पिकनिक जाने का मौसम काफी अच्छा है, थोड़ी ठंड जरूर है, इस मौसम में कहीं घूमने का मजा अलग होता है। कुछ दिन पहले हम 5 एक सहेली के फार्म हाउस पिकनिक मनाने चले गए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। रास्ते में रुककर कुछ अच्छे नज़ारों का मजा लिया, कुछ फोटोज लिए, फिर कार में बैठकर आगे बढ़ते, फिर कहीं रुकते, फार्म हाउस में दाल बाटी बनाकर साथ में खाने का मजा अलग है। फार्म हाउस पर जो सब्जी लगी थी वो तोड़कर लेकर आए, कुछ खेल भी खेले, 4-5 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और जिम्मेदारी भूलकर इन्होंने लिखा है कि कुछ देर के लिए जिम्मेदारी भूलकर जीवन के मजे ले लिए। तो जिम्मेदारियां तो खैर बहुत होती हैं, और साथ ही जब हम पिकनिक पर जाते हैं तब भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और जो साथ में लोग होते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं जो साथ में लेकर जाते हैं। और एक समय ऐसा था, देखो चंचल, कि जब हम लोग पिकनिक में खाना वगैरह लोग बना कर ले जाते थे, जब हम लोग बच्चे थे तो बना कर लेकर जाते थे। देखिए ना, ऐसा ही एक अनुभव हमारे श्रोता ने भी लिखा है कि पिछले साल सर्दी में हम गुजरात महाराष्ट्र में स्थित बॉर्डर जो है वो सातापुरा उस हिल स्टेशन पर गए थे। वहां टेंट में ठहरे थे, रात को फायर कैंप और गेम एक्टिविटी की, और दिन में प्राकृतिक नजारे का आनंद लेते थे। वहां का जो, जैसे कहते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ का जो लोकल खाना होता है वो खाना चाहिए, तो नागली और रागी के जो धान्य के व्यंजन है इसका उन्होंने लुत्फ उठाया। और आगे का एक कमेंट हमें मिला है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में हम सर्दियों के मौसम पर पिकनिक पर जाया करते थे, घर से बना खाना लेकर वहां जाया करते थे। ज्यादातर खाने में जैसे जो होता था वो सत्तू की लिट्टी, आलू की कचौरी, गाजर का हलवा, नमकीन, चूड़ा लई और थर्मस में चाय। पर अब तो पैकेट बंद खानों का जमाना हो गया है, जैसे मुरमुरे और टी बैग, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन पहले के वो चीजें ना, सच में उनका मजा ही कुछ और होता था। सर्दियों में इंतजार होता है पिकनिक का, और कहीं पिकनिक या बाहर घूमने जाएंगे ऐसा मन होता है सर्दियों में घूमने के लिए। बिहार में राजगीर, नालंदा, पावापुरी और ककोलत, बोध गया, कैमूर, उत्तर बिहार में कई जगह हैं। तो इस बार की ठंड में सारे पिकनिक प्रोग्राम हवा में ठंडे हो गए। विदेश से आए कुछ परिवार बोध गया और राजगीर के प्रोग्राम बनाकर निकले। भीषण ठंड और कुहासा के चलते हाईवे पर धीरे धीरे गाड़ियों का चलना, सिर्फ एक ही साइड घूमते घूमते इतनी ठंड हो गई कि उसके बाद फिर हिम्मत ही जवाब दे गई और घर को लौट आए। तो ऐसी भी चलिए हम भी चलते हैं कुछ भीगी जुल्फी उड़ाती है, खुशबू चुराती है, पागल चंचल मस्त हवा, भीगी भीगी फजा, सन 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 के जिया।
तो भीगी भीगी फिजाओं में हम घूम कर आ गए, खो भी गए। हाँ, और छुट्टियों से लौटने के बाद हम फिर से अपने काम पर जुट जाते हैं और कहते हैं ना कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है, लेकिन भाई पहले अपनी मदद आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और कबीरदास जी का एक दोहा हम सबने बचपन से पढ़ा होगा या किसी ना किसी से जरूर सुना होगा कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। और ये कबीरदास जी का जो दोहा है ये हमें यही बताता है कि जो व्यक्ति मेहनत और लगन के साथ किसी चीज को खोजते हैं और अगर वो पूरी लगन से अपने काम को कर रहे हैं तो जरूर वो उन्हें मिल जाती है। जैसे गहरे पानी में गोता लगाता है जब नाविक, तो मोती ढूंढने के लिए वो जब जाता है तो कीमती से कीमती मोती हासिल करके ही लौटता है। और ये जो दोहा जब हम बचपन में पढ़ते हैं और अभी जब हम इसे सुनते हैं तो जीवन में परिश्रम, साहस और प्रयास का क्या महत्व है इस बारे में ये हमें सिखाता है। तो किनारे पर डरकर अगर हम बैठे रहेंगे तो जो पाना चाहते हैं उसे कभी भी नहीं पा पाएंगे। तो ये तो बहुत देखिए पते की बात है। और कहते हैं कि जब हम कविता पढ़ते हैं या कोई लाइंस पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह की बातें जीवन से जो जुड़ी हुई होती हैं वो बहुत ही जीवन में एक कहते हैं कि मायने पैदा करती हैं। और हमारे तमाम श्रोताओं ने इस बारे में लिखा भी है। वैसे जो व्यक्ति होते हैं उनके पक्के इरादे करके जब वो लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसे खोजते हैं, उसे पा लेते हैं, जीवन में सफलता पाने के लिए देखिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारा जोखिम भी उठाना पड़ता है, बड़ी लगन की जरूरत होती है। उस पर ये नहीं कि सिर्फ लगन ही चाहिए, उस पर प्रयास भी करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ अगर हम ये सोचे कि भाई हम आराम करें तो फिर ऐसे तो फिर कुछ मिलता नहीं। और प्रयत्नशील जो है वो तो रहना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्य को जो है वो प्राप्त करना है। तो जो आज हमने ये विषय लिया है इसका मतलब कहीं ना कहीं वही है। ठीक है संगीता जी, क्योंकि जीवन हमेशा बहुत आसान नहीं होता। अपनी इच्छाएं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं उनके लिए बहुत कड़ी मेहनत हमें करनी होती है। और जरूरी यह है कि हम जो भी कठिनाइयां रास्ते में आ रही हैं तो उनसे हार ना माने, खुद पर भरोसा रखना बिल्कुल भी कभी नहीं छोड़ें। और कई बार जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा समय जरूर आता है कि हमें बहुत सारी निराशा हाथ लगती है और उस वक्त हमें लगता है कि बस अब तो कोई उम्मीद बची ही नहीं है। और लेकिन ये जो उतार चढ़ाव है, सुख दुख है, ये जीवन में सभी के आते रहते हैं। लेकिन ऐसा जब मुश्किल समय आता है वो हमें बहुत मजबूत होना सिखाने के लिए शायद आता है। यानी ये चुनौतियां जीवन में बहुत होती हैं और मनचाहा अगर परिणाम हमें चाहिए तो फिर बस एक ही तरीका है कि कड़ी मेहनत करें, लगन रखें और यकीन जो होता है उसको बनाए रखें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हमें खुद पर विश्वास होगा जब तभी हम मेहनत कर सकेंगे, तभी हम आगे भी आ सकेंगे, लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि दृढ़ता हो, आत्मविश्वास भी हो, अनुशासन भी हो और मेहनत लगन भी हो। और जो सपने आप देख रहे हैं बिल्कुल उन पर पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि मुश्किल समय में जो सपने हमने देखे हैं वो आगे बढ़ने की प्रेरणा हमको देते रहेंगे। और जब भी ऐसा हमें कभी लगने लगे ना कि अब कुछ भी संभव नहीं है तो हमारा विश्वास ही हमें बताएगा कि नहीं, हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करके ही इसे सार्थक किया जा सकता है। और विश्वास ये तय करता है कि अपने लक्ष्य अगर हमें पाने हैं तो जो प्रयास है वो हमें बिल्कुल लगातार जारी रखने होंगे। और दुनिया के बिल्कुल जो सफल लोग हैं उनकी कहानी अगर हम सुनेंगे तो यही पता लगेगा कि उनको भी बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने उन बाधाओं से हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटे, खुद पर विश्वास बनाए रखा। और जन्म से कोई सफल पैदा नहीं होता, बल्कि कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारी असफलताओं को काबू करके हम आगे बढ़ पाते हैं। तो फिर लगन और मेहनत से जुटे रहें, आगे बढ़ते रहें, यही जो है वो हमें समझना होगा। और निर्णय जो होते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अपने जो निर्णय होते हैं उन पर विश्वास करना पड़ता है। तो ये भी सोचना पड़ता है कि भाई हमने जो निर्णय लिया है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि हमेशा ये बात याद रखने वाली होती है कि असफलता से दुनिया का अंत नहीं होता, बल्कि ये सीखने और सुधार के अवसर हमें देती है। सकारात्मक रूप से भी इसे देखा जा सकता है और जो विचार होते हैं उससे अवसर उत्पन्न होते हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे भी अवसर हमारे जीवन में आते हैं और आ सकते हैं।
संगीता जी, बहुत सारे लोग हमने सुना है कि वो कहते हैं कि भाई हमारे पास धन नहीं है या हमारा परिवार हमें सहयोग नहीं देता है, मनचाही सुविधाएं हमें नहीं मिलती हैं। अगर ये सब मिलता तो जरूर से हम कुछ बड़ा करके दिखा सकते थे। लेकिन सच में जो कुछ करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए साधनों की कमी या धन की कमी, ऐसी तरह की चीजें कोई मुश्किल खड़ा नहीं कर सकती, कोई बाधा नहीं बन सकती। इसीलिए एक कहावत और भी कही जाती है कि लेखक के लिए टूटी जो कलम है वो उसकी भी परवाह नहीं करता, और अगर अच्छा नाचने वाला है तो मंच खराब का बहाना कभी नहीं करता। तो बहाने जीवन में कम नहीं होते हैं, बस आपको दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना है। और अगर हमें कुछ पाना है तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हैं, उनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास, यही सब है जो हमें सफलता दिला सकते हैं, और इनके लिए बहुत सारी मेहनत और ऊर्जा लगती है। इसीलिए सच्चे दिल से जो व्यक्ति काम करते हैं, उसे अवसर ना मिलने का कोई दुख नहीं सताता। अगर उसे कोई रास्ता ना भी मिल पाए तो वो खुद अपने लिए नया रास्ता बना लेता है। और अक्सर वही लोग अवसर ना मिलने की शिकायत करते हैं जिनमें काम करने का हौसला ही नहीं होता। किसी ने हमसे पहले अगर मंजिल हासिल कर ली है तो हम ये कह के तो कोशिश नहीं छोड़ सकते ना अपनी कि अब मेरे लिए बचा ही क्या है, बल्कि हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है, अपनी जो लाइन है उसे बड़ा करना है और आगे बढ़ते रहना है। जाएंगे कितनी दूर। अब भाई इतनी दूर तो हम आ चुके हैं कि कार्यक्रम का समय जो है वो पूरा हो चुका है। तो सभी को संगीता श्रीवास्तव और चंचल वर्मा का नमस्कार।
सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।